तो आज फाइनली एनटीए रिवाइंड के एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। जैसे कि आज आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग जिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे तो इस टॉपिक के सवाल नॉर्मली डिपेंडेंट तौर पर ही देखे जाते हैं, बट कई बार जेईई मेंस और नीट के अंदर इस टॉपिक के इंडिपेंडेंट सवाल भी आते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कायरल सेंटर। साथ में बात करेंगे कि स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है और साथ ही साथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करने का क्राइटेरिया क्या होता है। अब आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस टॉपिक की जो शुरुआत हो रही है, एनटीए रिवाइंड नाम के टॉपिक की शुरुआत हो रही है, सीरीज को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में पहले इस वाले टॉपिक को लेने का मोटिवेशन कहां से मिला आपको, या इस वाले टॉपिक से ही क्यों इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पोल का रिजल्ट दिखा देता हूं। ये पोल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कराया था। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है, क्योंकि आज इस पूरे सेशन के जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक पोल कंडक्ट किया था जिसके अंदर बच्चों से पूछा था कि एनटीए रिवाइंड सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सब टॉपिक लेवल पर हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, जेईई मेंस का भी होगा, नीट का भी होगा, और साथ ही साथ उस पूरे कंसेप्ट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यूज 2026 से लेकर 2022 तक जेईई मेंस में आए हैं या नीट में आए हैं, सभी को इस पूरे सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो जैसे कि आप पोल का आउटकम देख रहे हो, सबसे ज्यादा बच्चे जिस टॉपिक पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे उस टॉपिक का नाम था कायरल सेंटर एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस एनटीए रिवाइंड के पहले एपिसोड के अंदर। आई होप आप सभी एक्साइटेड हो गए और अपने साथ नोटबुक और पेन को लेकर बैठना। सभी तमाम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, यानी अगर आपने आज का पूरा सेशन देख लिया तो गारंटीड तौर पर इस टॉपिक का अगर सवाल जेईई मेंस के एग्जाम में जनवरी अटेम्प्ट में आया या अप्रैल अटेम्प्ट में आता है, या फिर अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो जब आपका नीट 2027 का एग्जाम होगा तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। बहुत कम टाइम में हम लोग इस पूरे टॉपिक के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन से स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, कि ये जो सब टॉपिक है, क्योंकि पूरा आइसोमेरिज्म का जो चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें 4 सब टॉपिक होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है और लास्ट होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अगर मैं जेईई मेंस की बात करता हूं तो जेईई मेंस के अंदर आपको 2026 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, जिसमें जैन और अप्रैल दोनों को इंक्लूड किया गया है। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर 2 ही सवाल इस पूरे सब टॉपिक से आए हैं, पर बेटा मैं इन 2 सब टॉपिक या 2 क्वेश्चंस को इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट तौर पर थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा ड्रॉबैक आप ये कह सकते हो, एक एडवांटेज के तौर पर भी इसको देख सकते हो, कि ये जो सब टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डिपेंडेंट सवाल आते हैं रिएक्शन के साथ। मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस को ही काउंट किया है ट्रेंड एनालिसिस के अंदर। तो 2025 की बात करें तो 2 सवाल यहां से आए थे, 2024 के अंदर भी 2 सवाल थे, 23 के अंदर यहां से 3 सवाल थे और 2022 के अंदर आपको यहां से 2 सवाल देखने को मिले होंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले सब टॉपिक की बात करता हूं तो होता है कायरल सेंटर। आप इसको कायरल सेंटर भी कह सकते हो, इसके सिनोनिम 2 और होते हैं। इसको आप स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हो, इसको आप एसिमेट्रिक सेंटर के तौर पर भी देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी सेंटर को हमें कायरल सेंटर मानना है या फिर एसिमेट्रिक सेंटर बोलना है या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलना है तो कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। वैसे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आता है सब टॉपिक से, नॉर्मली वो इंटीजर टाइप का होता है जिसके अंदर आपको टोटल कायरल सेंटर को काउंट करना होता है। बट कई बार क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि आपको वहां पर कायरल सेंटर काउंट ना करके कायरल कार्बन को काउंट करना है। तो मैं कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में भी आपको समझाऊंगा और मैं कायरल सेंटर के तौर पर भी आपको लेकर चलूंगा। सभी चीजों का डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी सेंटर को कायरल सेंटर मानना है तो उसकी 2 कंडीशन होती है। अगर मैं सबसे पहली कंडीशन की बात करूं कि अगर कोई भी सेंटर कायरल है तो उस सेंटर का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा, नहीं आता तो नीचे कमेंट में बताना, उसकी भी ट्रिक डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मान के चल रहे हैं अगर आप जेईई या नीट एस्पिरेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता होगा। तो सबसे पहले तो कायरल सेंटर की बात करें तो उसका sp3 होना जरूरी है। और सेकेंड कंडीशन यह है कि ऑल वैलेंसीज मस्ट बी डिफरेंट।
यानी सबसे पहली कंडीशन क्या है बोलो? सबसे पहली कंडीशन है कि sp3 होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन है कि सारी वैलेंसीज का डिफरेंट होना जरूरी है, यानी ऑल वैलेंसीज शुड बी डिफरेंट और ऑल वैलेंसीज आर डिफरेंट। अब वैलेंसीज का मतलब क्या होता है कि जो साइड एटम लगे होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, उनका डिफरेंट होना जरूरी होता है। आइए इन दोनों कंडीशन को कार्बन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। अगर मैं सबसे पहले कार्बन की बात करता हूं, तो सपोज करते हैं कार्बन आपका सेंट्रल एटम है और कार्बन के साथ आपने 4 अलग अलग ग्रुप्स को कनेक्ट किया है, यानी कार्बन पे लगा हुआ है R1 R2 R3 और R4। अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है कि आप सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को काउंट करते हो जो रेजोनेंस में नहीं जाते हैं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी। अगर मुझे इस कार्बन को कायरल सेंटर बताना है तो इसकी एक कंडीशन तो पूरी हो चुकी है कि sp3 है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जो चारों वैलेंसीज इस कार्बन के सराउंडिंग में हैं, उन चारों का डिफरेंट एंटिटी के तौर पर होना जरूरी है, मतलब डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए चारों की चारों। इसका मतलब अगर मुझे इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलना है तो जो चारों वैलेंसीज है यानी R1 R2 R3 और R4, इन चारों का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब R1 R2 R3 R4 अगर डिफरेंट होंगे तब जाकर आप इस कार्बन को कायरल कार्बन बोल पाओगे। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। 99% सवाल जो आपको जेईई मेंस में नीट में मिलते हैं उनमें कायरल कार्बन ही निकालना होता है, बट बाई चांस अगर कार्बन के अलावा कोई और सेंट्रल एटम आ जाता है तो कैसे चेक करेंगे उसका डिस्कशन भी करते हैं, फिर तमाम सवालों की चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगर मैं यही सेम कंडीशन कार्बन की बजाय नाइट्रोजन पर इंप्लीमेंट करता हूं तो चेंजेस क्या ऑब्जर्व होंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। मान लेते हैं ये आपका नाइट्रोजन है और इसके साथ R1 R2 और R3 इस तरह से 3 वैलेंसीज कनेक्टेड हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो साफ तौर पर आप देख पाओगे कि जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होगा। इसका मतलब ये नाइट्रोजन sp3 है और चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। सर वैलेंसी तो 3 है बेटा, लोन पेयर भी एक अलग एंटिटी के तौर पर आपको काउंट करना है, मतलब चारों लगे हुए वैलेंसीज नाइट्रोजन के साथ डिफरेंट हैं। इसका मतलब इस नाइट्रोजन को भी आप कायरल नाइट्रोजन कह सकते हो, और जितने भी कायरल एटम होते हैं उनके ऊपर स्टार सिंबल से उनको डिनोट करते हैं, जिसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। यानी अगर किसी भी एटम पर स्टार कलर का सिंबल है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो कायरल सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरीके से अगर मान के चलते हैं कि आपको एक और केस दिया जाता, सपोज करते हैं, ध्यान से सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मान लेते हैं R1 नाइट्रोजन R2 है, यहां पर R3 है और इस नाइट्रोजन के ऊपर H लगा है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट इन द सेंस नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा 4 होती है, यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका नाइट्रोजन बना सकता है। अगर मैं नाइट्रोजन के इस केस की बात करता हूं तो यहां नाइट्रोजन आपका वापस sp3 है, क्योंकि चारों डिफरेंट वैलेंसी है और चारों वैलेंसीज यहां पर डिफरेंटली अटैच्ड है। इसका मतलब R1 R2 R3 तीनों अलग होंगे, H वैसे ही अलग होगा, इसलिए आप इस नाइट्रोजन को भी कायरल नाइट्रोजन कह सकते हो और इसके ऊपर आप यहां पर सिंबल बना सकते हो एस्टेरिस्क का, मतलब ये कायरल है। अब कई बार मान के चलते हैं कि थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ हुआ और इन चीजों को छोड़कर भाई ने सोचा कुछ और पूछते हैं। अब भाई ने क्या क्या सोचा पूछने का, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। मान लेते हैं आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड दिया हुआ है और यहां पर ये कनेक्टेड है और इस पर एक वैलेंसी अटैच्ड है। आपसे पूछा बताइए ये नाइट्रोजन आपका कायरल होगा कि नहीं होगा। एक बार जरा वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद जरा खुद से सोचो कि जो 2 कंडीशन मैंने आपको कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में बताई है, क्या वो दोनों कंडीशन इस कंपाउंड पर वैलिड होगी कि नहीं होगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब दीजिएगा। आई होप आपने सोचा होगा। अब जरा इस नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या नाइट्रोजन यहां पर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है क्या? अरे बोलो यार, क्या नाइट्रोजन के यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है? बिल्कुल है सर। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, बोलो। इसका मतलब ये नाइट्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन आपका sp3 है। अब बारी आती है डिफरेंट एलिमेंट चेक करने की, डिफरेंट एंटिटी है कि नहीं वो चेक करते हैं। अगर आप यहां पर क्लियरली चेक करोगे तो लोन पेयर को तो अपन वैसे भी अलग ही मानते हैं, बोलो। अब जरा ध्यान से चेक करना। अगर आप इस कार्बन के डिग्री के बारे में कमेंट करना चाहोगे तो डिग्री क्या होगी इस कार्बन की, जरा चेक कर सकते हो। कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं? कार्बन कितने कार्बन के साथ है वही डिग्री होती है। अब ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ है, इसका मतलब मैं इसको प्राइमरी कार्बन कह सकता हूं। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन एक इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और एक इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या इस वाले कार्बन को मैं सेकेंडरी डिग्री का कार्बन कह सकता हूं, क्योंकि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा।
इस कार्बन की बात करते हैं, सर ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन अलग एनवायरमेंट में, प्राइमरी कार्बन अलग एनवायरमेंट में, दो वैलेंसी डिफरेंट हो गई। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो सर ये तो सेम वैलेंसी हो गई, सर ये कायरल नहीं होगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको तमाम कंपाउंड में, खास तौर पर जितने भी साइक्लिक या बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, उनमें प्रॉपर घूम के चेक करना पड़ेगा कि कहीं पर डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। मतलब यू हैव टू चेक फॉर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कैसे चेक करेंगे समझाता हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखते चलना। मुझे एक बात का जवाब बताओ, अगर ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री का है, इसके बाजू वाले कार्बन की डिग्री क्या है? आप कहोगे सर ये जो बाजू वाला कार्बन है ना, ये सर 2 कार्बन से लगा है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? अरे बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या मैं कह सकता हूं ये कार्बन 2 डिग्री का हो गया? हाँ सर। अगर ये कार्बन प्राइमरी था, इसके बाजू वाला कार्बन क्या डिग्री का होगा? सर ये तो टर्सरी कार्बन है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये तो 3-3 कार्बन से लगा है। सर कौन से कार्बन की बात कर रहे हो? बेटा इस वाले कार्बन की, 3 कार्बन से लगा है। इसका मतलब ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री का होगा। अब जरा सोच के बताना, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, ये तो पहली अलग हो चुकी है। अरे समझ में आई कि नहीं बात? बोलो। इसका मतलब ये तीनों वैलेंसीज आपकी डिफरेंट है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो वैसे ही अलग है, इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन भी आपका कैसा होगा? कायरल होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कायरल नाइट्रोजन के केस में आपको कैसे चेक करना, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेम सिचुएशन आती है बेटा सल्फर के साथ। एक बार सल्फर को समझते, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते चलना। नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। चलिए जी, कायरल सल्फर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं फोटो बना लेता हूं। जैसे मान लेते हैं R1 है, सल्फर है, R2 है, यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। आपसे पूछा बताइए क्या ये सल्फर कायरल है क्या? अब वही 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, एटम का sp3 होना कंपल्शन है। अब काफी सारे बच्चों को अगर मैं पूछता हूं, नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी ऐसा ही होता था कि जब मैं पूछता था कि बेटा बताओ ये सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे sp2 कहते थे। क्यों? सर ये एक सिग्मा बॉन्ड तो ये वाला है, सर दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला है, सर एक सिग्मा बॉन्ड ये है, सर 3 सिग्मा मतलब sp2 है। सर बेटा लोन पेयर को कौन गिनेगा? यानी लोन पेयर भी तो है इसके पास। इसका मतलब अगर इस वाले सल्फर के पास यहां कहीं पर एक लोन पेयर है, तो क्या ये 3 सिग्मा और एक लोन पेयर का केस हो गया? बोलो। इसका मतलब सल्फर वापस से sp3 हो गया। अगर सल्फर वापस से sp3 है तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? चारों वैलेंसी का अलग होना जरूरी है। R1 R2 को तो मैं पहली अलग मान चुका हूं, वो वैसे ही अलग है, लोन पेयर वैसे ही अलग होता है। इसका मतलब सल्फर वापस से आपका कैसा बन गया? बोलो यार, वापस से ये कायरल सल्फर हो गया। ये सेंटर आपका कायरल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल करते हैं, बताना जरा, क्योंकि जेई और नीट एस्पिरेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना बेटा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलता है ना। भौकाली सवाल भी करेंगे, पर थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ जरा, अगले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, आई होप आपको दिख रहा होगा। R1 है, सल्फर है, R2 है, यहां डबल बॉन्ड O है और यहां भी डबल बॉन्ड O है। क्या लगता है अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो क्या ये वाला सल्फर भी कायरल होगा क्या? जरा सोच के जवाब देना। सर सल्फर की जहां तक बात है, सर सल्फर की जहां तक बात करेंगे, सर सल्फर तो सर sp3 है। इतनी बात समझ में आती है? बोलो। R1 R2 वैसे अलग है, तो क्या ये दोनों वैलेंसी सेम हो गई? हाँ। इसका मतलब इस केस में मैं सल्फर को कायरल नहीं कह सकता क्योंकि उसके साथ 3 डिफरेंट वैलेंसी है। पर अगर ऐसा हो जाए, अगर मैं इस वाले O को 16 कह दूं और इसको 18 कह दूं, तो क्या अब अलग हो गई वैलेंसी? सर 16 18 कैसे कह दिया आपने? बेटा ऑक्सीजन के आइसोटोप भी तो होते होंगे। इसका मतलब अगर मैं इस वाले को 16 नंबर का आइसोटोप बोल रहा हूं, मतलब एटॉमिक मास 16 है, इस वाले को 18 बोल रहा हूं, तो क्या चारों अलग अलग वैलेंसी हो गए? सोच के बताना। अगर चारों अलग अलग वैलेंसी है यार, इसका मतलब सल्फर तो आपका कायरल होगा। इस केस में कायरल सल्फर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वापस से बता रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जेईई मेंस में और नीट में जितने भी सवाल आते हैं 99% केस में आपको कार्बन ही काउंट करना होगा। बट वर्स्ट केस के लिए, मान लो एग्जामिनर घर से लड़के आया हो, पेपर टफ बनाने की चाहत रखता हो, तो ऐसे सवाल डाले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक लेवल के सवालों की तैयारी अपने को करनी पड़ेगी, चाहे पेपर इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो। आपने आज का पूरा कंसेप्ट समझ लिया, एक सवाल गलत नहीं होगा, 4 नंबर पक्के हैं, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। चलिए अब अगले एटम पे चलते हैं। नेक्स्ट एटम की बात करते हैं बेटा, फास्फोरस की चर्चाएं कर रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। जहां तक फास्फोरस की बात है, फास्फोरस में मान लेते हैं ये R1 है, ये P है, ये R2 है, ये R3 है और ये आपका डबल बॉन्ड O है। अब जरा चेक करके बताना, ध्यान से बोलो। फास्फोरस के पास 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, हाँ sp3 हो गया। R1 R2 R3 पहले से अलग, O पहले से अलग, तो O ये जो आपका फास्फोरस है ये भी एक
कायरल फास्फोरस होगा। और रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका यूज करना है? अरे बोलते नहीं हो यार, यूज करना है हमें यहां पर एस्टेरिस्क का। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। मान लो पेपर में ओ आ जाए, ऑक्सीजन, उस केस में क्या करेंगे? समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। पहला एग्जांपल ये है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फिर बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। और दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहां पर R2 है, यहां पर H है और O पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा सोच के जवाब देना, ये जो O आपको दिख रहा है, क्या ये कायरल ऑक्सीजन है? क्या क्या कहते हो सर? R1 R2 तो सर आपने कहा वैसे अलग है। अच्छा, सबसे पहले बात बताओगे O की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर O की हाइब्रिडाइजेशन सर sp होगी सर। मैंने कहा कैसे? सर 2 सिग्मा है बेटा, लोन पेयर कौन गिनेगा? O के ऊपर तो 2 लोन पेयर भी होते हैं, बोलो। इसका मतलब ये sp3 है। पर दोनों लोन पेयर सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अरे लोन पेयर तो लोन पेयर है, उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसका मतलब ये वाला केस में O आपका कायरल ऑक्सीजन नहीं होगा। जबकि सेकंड केस में मैंने क्या किया, R1 R2 पहले अलग थे, बोलो। H वैसे ही अलग है, एक लोन पेयर तो बचा होगा। इसका मतलब O आपका sp3 है और चारों वैलेंसी अलग है, ये आपका कायरल ऑक्सीजन है। क्या आपको बात समझ में आई? आई होप आपको इतना समझ में आया कि कैसे चेक करना है। पेपर में ध्यान रखना, कंडीशन के तौर पर या स्टेटमेंट टाइप का जब सवाल आएगा, उसमें क्लियरली मेंशन होता है काउंट द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कायरल कार्बन ही बोल रहा है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक कार्बन, कंफ्यूज नहीं होना है, कायरल कार्बन ही बोल रहा है। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एग्जांपल पे आ जाते हैं, क्योंकि आप सभी मेरी फितरत को अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं, कि सर आपके पढ़ाए हुए लेक्चर हो और सवाल ना हो, वो भी बहुत ज्यादा, कैसे हो सकता है? तो आप ये जितनी भी फोटो देख पा रहे हैं ना, जैसे पहले अपन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं कि करके, ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। ये जितने भी फोटो हैं, ये सब बेटा एनसीईआरटी की इंटेक्स फोटोज हैं। मतलब जैसे बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें कई बार कायरल सेंटर बोल लेता है। मतलब जितने भी फोटो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे पार्ट 1 में हो चाहे पार्ट 2 में हो, सबके अंदर कायरल सेंटर निकालना आना चाहिए। तमाम फोटो मैंने यहां पर रखी है, कुछ मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आपको एज अ होमवर्क करना है। मतलब मान के चलेगा अपन क्लास में बैठे हैं, प्रॉपर लेक्चर को अटेंड करना है, नोट्स बनाते चलेगा, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। पहले कंपाउंड की बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि जो पहला कंपाउंड है, इसमें टोटल कितने सेंटर कायरल हैं? अभी स्पेसिफिकली अपन कार्बन की बात कर रहे हैं, फिर मैं जेईई मेंस के और नीट के पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना। पहला कंपाउंड है, आई होप अगर आपको नाम पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नाम से याद आया, बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको भी कॉमन नेम की कोई लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा, #कॉमन नेम। और नेक्स्ट एनटीए रिवाइंड नाम का टॉपिक कौन से चैप्टर के कौन से सब टॉपिक से स्टार्ट करें, उसका आइडिया भी देने की कोशिश करना कि सर SN1 के नाम से स्टार्ट करो, सर अगला एपिसोड सर SN2 का होना चाहिए। जो भी सब टॉपिक आपको हो, जिस पर सबसे ज्यादा वोट होंगे, सबसे ज्यादा लाइक होंगे, उसका सेकंड एपिसोड हम लोग जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करेंगे। बट उसके पहले इस पूरे एपिसोड को तमाम प्यार दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड लाने की मोटिवेशन हमारे पास हो। चलिए, ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हो, इस कंपाउंड का नाम ग्लाइसिन होता है, एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होता है। बायोमोलिक्यूल में डिटेल चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे कंपाउंड में क्या कोई सेंटर कायरल है क्या, तो चेक करने के लिए आपको पहले कार्बन को चेक करना है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूं तो बेटा क्या ये कार्बन कायरल है? सर हाँ सर, sp3 तो है, पर क्या इस वाले कार्बन के साथ आपको 2 H लगे हुए दिख रहे हैं? वो दोनों तो सेम वैलेंसी है। अगर दोनों सेम वैलेंसी है, इसका मतलब इसको कायरल कार्बन नहीं कह सकते। एक बात का जवाब देना, उस कार्बन को चेक करके अपना टाइम वेस्ट मत किया करो जिसके साथ 2 H लगे हुए हों। दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। उस कार्बन को काउंट करके या चेक करके अपना टाइम वेस्ट मत करो जिस कार्बन पे कम से कम 2 H हैं, क्योंकि वो कभी भी कायरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ 2 H है, 2 H है तो कभी भी कायरल नहीं होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? अच्छा सर, इस वाले कार्बन को चेक कर लेते हैं। बेटा ये तो sp2 है, क्योंकि इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसके पास कोई भी सेंटर कायरल नहीं होता। इसको आप नोट कर सकते हो। क्या लिखोगे? ग्लाइसिन इज अ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एंड इट डज नॉट कंटेन एनी कायरल कार्बन। जब अपन बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर पर आएंगे, वहां टोटल 20 अमीनो एसिड होंगे, जिनमें इकलौता ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसके अंदर कोई सेंटर कायरल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 0 सेंटर कायरल है। अगले पर आते हैं। नेक्स्ट, एक बार जरा वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद खुद से सोचो कि इस वाले कंपाउंड में आपको क्या लगता है कितने सेंटर कायरल आने चाहिए, ईमानदारी से बताना। हो सकता है स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगे सेंटर को आइडेंटिफाई करने में, पर अपन इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप तुरंत आपकी आंखें उसी सेंटर की तरफ इशारा करेगी।
अच्छा बताओ, इस वाले कार्बन को चेक करके कुछ सेंस है क्या? नहीं सर, ये तो sp2 है सर, मजा नहीं आएगा सर। अच्छा, इस वाले सेंटर को कायरल बोल सकते हैं? बोलो। हाँ बोल सकते हैं सर, कैसे? वेज वाली पोजीशन पर NH2 लगा हुआ है, डैश पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है, ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या, इस वाले सेंटर पर चारों लोग अलग अलग हैं? बोलो। अगर चारों लोग अलग अलग हैं, इसका मतलब इस वाले कार्बन को आप कायरल कह सकते हो। इस पर मैं स्टार का सिंबल बना सकता हूं। अच्छा, अगला ढूंढो कौन सा होगा। सर CH3 है सर। बेटा क्या ये CH3 कायरल होगा? अरे यस, पर तो 3 H लगे हैं, कैसे हो सकता है कायरल? इसको तो कह ही सकता हूं क्योंकि इसके साथ चारों वैलेंसी अलग हैं। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर टोटल आपको 2 कायरल सेंटर मिलेंगे। क्या आपको बात यहां तक की समझ में आ रही है? अरे यहां तक की बात समझ में आ रही है तो अटेंडेंस मार्क करने में क्यों कंजूसी बरत रहे हो भाई? अटेंडेंस मार्क करके जाना। चलिए अगले पर आते हैं। इस वाली फोटो की बात करते हैं। बताओ सर, ये डरावनी सी फोटो लग रही है। बेटा डरावनी फोटो है, चर्चा करेंगे बायोमोलिक्यूल में, अभी तो अपने को सिर्फ कायरल कार्बन निकालना है। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला कार्बन कायरल होगा? क्योंकि चारों वैलेंसी अलग है। चेक करते चलना, 2 कंडीशन है, sp3 होना चाहिए, चारों वैलेंसी अलग होनी चाहिए। क्या इस वाले को भी कह सकता हूं कायरल? इसको भी कह सकता हूं कायरल, और इसको भी कह सकता हूं कायरल। इसका मतलब चारों वैलेंसी अलग है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इसका मतलब ये कार्बन भी आपका कायरल कार्बन होगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है? इसका मतलब टोटल कायरल कार्बन की बात करेगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 4 कार्बन आपको कायरल निकल कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, अभी नाम देख के डरना मत, मुझे पता है कि दिल से धक धक हो रही होगी कि सर नाम डरावना है, याद करना पड़ेगा क्या? बेटा नाम याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ फोटो देखकर पहले तो कायरल सेंटर या कार्बन निकालने आने चाहिए। बताओ, एक बात का जवाब देना, क्या मैं इस पूरी रिंग में किसी भी कार्बन को कायरल चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करूंगा क्या? नहीं सर, यहां चेक करने की सेंस ही नहीं है। सारे कार्बन sp2 हैं, पहली कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन फेल हो जाती है सर यहां पर। क्या मैं इस पूरी रिंग में चेक करके अपना टाइम वेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा। अब आती है इस वाले कार्बन की बात। क्या बेटा ये वाला कार्बन कायरल है? हाँ, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं। सर चारों वैलेंसी कैसे डिफरेंट है? बेटा देख, ये रिंग तो एंटायरली डिफरेंट होगी। बोल, ये वाली रिंग भी डिफरेंट है। इस वाले कार्बन पे एक H भी लगा होगा क्योंकि बॉन्ड नोटेशन है तो H तो लगा ही होगा, और ऊपर वाली एंटिटी भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये वाला सेंटर आपका कायरल है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देता हूं, सोच के बताना। क्योंकि क्वेश्चन में तो वैसे आपसे कायरल कार्बन पूछा था तो आपने एक आंसर देकर आंसर को अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया। बट अगर आपसे इसी सवाल में पूछता कि बताओ क्या नाइट्रोजन भी कायरल है क्या, तो आपका आंसर क्या आता? सोचो 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 सोचो, क्या ये नाइट्रोजन कायरल होता? सर नाइट्रोजन पे पहली बात तो सर ये sp3 तो है, बिल्कुल सही बात है। पर क्या दोनों वैलेंसी सेम है कि अलग है? सर ये तो दोनों ही मिथाइल है। अगर ये दोनों मिथाइल हैं तो ये सेंटर नाइट्रोजन कायरल नहीं है। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपसे कायरल कार्बन पूछता, या कायरल नाइट्रोजन भी पूछता, या कायरल सेंटर पूछता, तो आंसर आपका एक ही आता। सेंटर भी एक ही कायरल है, कार्बन भी एक ही कायरल है। चलिए अगले पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जी, आई होप आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नाम पर भी नहीं जाते हैं, जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है 27 के पेपर में आपको यही से मॉलिक्यूल दिखाई दे, क्योंकि पेपर बनाने वाली बॉडी एनटीए है। इधर का इधर आराम से किया जा सकता है। चलिए बताइए, इस वाले कंपाउंड में टोटल कायरल सेंटर बताने थे। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके जरा खुद से सोचो कि कितने सेंटर इसके अंदर कायरल हो सकते हैं। अच्छा जवाब देना, क्या इस कार्बन को चेक करके टाइम वेस्ट करूं? सर टाइम वेस्ट है तो छोड़ दो, sp2 है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेटा नाइट्रोजन कायरल है क्या, तो क्या बोलोगे आप? अच्छा सबसे पहले बताओ इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी। सर 3 सिग्मा बॉन्ड है सर, और एक लोन पेयर भी है सर, sp3 है। अरे बेटा चंपू, इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है। लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करूंगा कि छोड़ दूंगा? तो लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रेजोनेंस में है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ओहो, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये लोकेलाइज लोन पेयर है या डीलोकेलाइज्ड है? सर ये डीलोकेलाइज्ड है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में कभी काउंट नहीं करते। इसका मतलब जो देखने में sp3 था, एक्चुअल में वो तो sp2 है। सेंस नहीं बनता चेक करने का। अच्छा अगले पर आते हैं, क्या इस वाले कार्बन को कह सकता हूं कायरल? बोलो। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो सर, चारों वैलेंसी अलग है और कार्बन sp3 भी है। इसको कह सकता हूं कायरल? बोलो। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, सल्फर को चेक करके टाइम वेस्ट करूं? सर वैसे तो आपने क्वेश्चन में कायरल कार्बन बोला था, बट अगर सेंटर भी बोले होते सर आप, तो सल्फर के साथ तो सर 2 लोन पेयर है, ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, ओ के जस्ट नीचे आता है, 2 लोन पेयर है तो कभी भी कायरल नहीं होगा। अच्छा
इस वाले कार्बन की बात करते हैं सर, इसके साथ तो दोनों मिथाइल लगे हैं सर, ये भी कायरल नहीं होगा। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करते हैं, अरे सर अभी तो बताया लोन पर सर रेजोनेंस कर रहा है, लोन पर सर रेजोनेंस कर रहा है, sp2 है, चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये वाला कार्बन है जिसका चारों वैलेंसी अलग अलग है, इसका मतलब ये भी सेंटर आपका कायरल होगा। तो कुल मिलाकर ये जो पेनिसिलिन है आपका, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है आपका, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का चैप्टर है। हाँ, जेईई मेंस में और नीट का पार्ट तो नहीं है, बट जेईई एडवांस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको तो करना पड़ेगा, उस पर बाद में आते हैं। पर स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है क्योंकि सवाल तो ऑप्टिकल का बन गया हो, है ना, फोटो आपको दे देगा। तो कितने सेंटर होंगे कायरल? 3 सेंटर कायरल होंगे। क्या यहां तक की बात समझ पा रहे हो? चलिए अगले पे आते हैं। अगला स्ट्रक्चर आपका है क्लोरोएम्फिकेनॉल का, है ना, डिटोल शायद आपने सुना होगा। डिटोल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसके अंदर भी कुछ इसका कंपोनेंट पाया जाता है ना, क्लोरोजाइनोल होता है, टेरेपिनॉल होता है, डरावने नाम है, इनकी मम्मी ने ये नाम रखे हैं, क्या कर सकते हैं, अपने को तो कायरल सेंटर निकालने हैं। चलिए बताइए, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा इस पूरे रिंग में कार्बन ढूंढने में? नहीं, क्योंकि सारे sp2 है। अच्छा, अगले की बात करते हैं, क्या मैं इसको कह सकता हूं कायरल है? बिल्कुल, sp3 कार्बन, चारों वैलेंसी अलग। इसको कह सकता हूं कायरल। अब तो आपकी आंखें देखना शुरू कर चुकी होंगी कि सेंटर कायरल है सर। और जरा चेक करके बताओ, एक बार जो ऊपर वाली फोटो आपको दिख रही है उसको स्लाइटली एक्सपैंड करता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये जो ऊपर आपको फोटो दिख रही है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो ये आपका NH है, NH के बाजू में C डबल बॉन्ड O है, बोलो यार। इसके बाद CH है, CH लगा है बेटा 2Cl के साथ, है ना, CH लगा हुआ है आपका 2Cl के साथ। जरा एक बार इसको स्लाइटली रब कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये CH है, यहां NH, C डबल बॉन्ड O, आगे CH है, CH के साथ लगे हैं 2Cl। अब जरा चेक करके बताना जी, क्या ये नाइट्रोजन को कायरल कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि sp2 है सर, रेजोनेंस कर रहा है। ये वाले कार्बन पे 2Cl लगे हैं, इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में अगर आपसे टोटल कायरल कार्बन पूछे जाते तो 2 ही कार्बन निकल कर आते, एक ये और एक ये, तो टोटल आपका आंसर बेटा जी 2 आता। क्या बात समझ पा रहे हो? बोलोगे नहीं मतलब? समझ पा रहे हो बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इन सब में समझ में आया। एक ये वाला और कर लो, बताओ बताओ कितने कार्बन कायरल है? जल्दी बोलो यार, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मैं थोड़ी कराऊंगा, तुम्हें भी खुद कुछ करने पड़ेंगे। इसमें कितने कार्बन कायरल हैं? सर एक तो ये दिख रहा है मुझे सर कायरल कार्बन, एक ये भी दिख रहा है, इसके अलावा कोई और दिख रहा है नहीं, तो सीधा आंसर आपका 2 आ जाए। क्या कहती है जनता? समझ में आया सर? चलिए बेटा अगले पे आते हैं। थोड़ा सा डरावना है, दिल पर थोड़ा सा जोर का लग सकता है, पर ठीक है, सॉल्व तो करना ही है अपने को। बताइए जी, इस पूरे कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन काउंट करने हैं आपको। अब देखो, सबसे बढ़िया हैक बताता हूं, टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी आएगी और सवाल जल्दी सॉल्व होगा। बस हाँ या ना में जवाब देते चलना। सर आपको कैसे पता लगेगा मैंने हाँ बोला कि ना? बेटा अपना तो दिल का दिल से कनेक्शन है, आवाज यहां तक आ जाएगी, आप बोल के तो देखो। मुझे एक बात का जवाब दो, जिन भी कार्बन पे मैं लाल कलर का डॉट बना रहा हूं, ईमानदारी से बताना, क्या इन कार्बन को कायरल चेक करके मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहूंगा क्या? ये वाला कार्बन, 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 देखो ये इसलिए चेक नहीं करूंगा क्योंकि 2H लगे हुए हैं, ये इसलिए चेक नहीं करूंगा 2H लगे हुए हैं, ये तो वैसे ही sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो क्यों ना उन कार्बन को चेक किया जाए पहले जिनके साथ एक ही H है। अरे भाई, जिन कार्बन पे एक H है, बाकी तीनों वैलेंसी के अलग होने का स्कोप तो होगा, तो उनको चेक करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, उनको चेक करो जिनके साथ कम से कम एक H लगा हुआ है। तो क्या मैं इस वाले कार्बन की बात करूं कायरल बोल सकता हूं? हाँ, एक H लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया आपका पहला कायरल कार्बन। दूसरे की बात करते हैं, बताओ इन कार्बन को चेक करके टाइम वेस्ट करूं? नहीं सर, 2H लगे हैं, 2H लगे हुए हैं, हाँ सर ये दो दिखाई देगा आपको, इसका मतलब ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, आगे वाले को चेक करते हैं, आ जाओ। ये कार्बन को चेक करके टाइम वेस्ट करूं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं कर सकते सर। इस वाले कार्बन को? नहीं सर, टाइम वेस्ट मत करो सर, 2H लगे हुए हैं, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल होगा, ये वाला कार्बन कायरल होगा, इनको चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको हटा देते हैं। अरे भाई ये भी हट गया, कोई बात नहीं, चलो दोबारा बना देते हैं, घर का ही है अपने तो। अच्छा, ये वाले कार्बन को चेक कर लेता हूं कायरल, ये वाले को चेक कर लेता हूं कायरल, ये वाले को चेक कर लेता हूं कायरल। काउंट करना जरा कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन बेटा जी 6। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगले वाले पर आ जाओ, इसमें तुम बताओगे भाई
अरे मैं नहीं करूंगा, तुम बताओगे क्या आंसर आएगा, बोलो जल्दी बोलो। एक काम करते हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज की कसम है, ड्रीम आईआईटी या ड्रीम जो भी आपका मेडिकल कॉलेज है उसकी कसम है, नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देकर जाएंगे सब बच्चे। इसमें टोटल कायरल कार्बन कितने होंगे। चलिए आगे आते हैं, इसकी बात करते हैं। बताओ सर ये तो बहुत डरावना लग रहा है सर, दिल पर जोर का लगा है। बेटा जितनी डरावनी शक्ल होती है उतना करने में आसान होता है। कैसे, आओ चेक करके बताता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये वाला कार्बन कायरल होगा क्या, बोलो हाँ सर है। कैसे कैसे है सर, कैसे है सर। अच्छा वेज पर ओएच दिख रहा है सभी को, बोलो और जूम कर लेते हैं। वेज पर ओएच दिख रहा है, डैश पर सभी को एच दिख रहा होगा, दो वैलेंसी अलग होगी, बोलो। अच्छा यहां गए तो CH2, यहां गए तो CH2। मैंने कहा क्या था, रिंग में प्रॉपर घूम के चेक करोगे तो CH2 के आगे CH2, CH2 के आगे डबल बॉन्ड वाला कार्बन। इसका मतलब ये वैलेंसी अलग अलग है, डैश पे H, वेज पर OH, तो हो गया कायरल कार्बन। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये वाले को कह दूं क्योंकि मिथाइल लगा हुआ है, बाकी को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। और कोई है क्या सर, ये वाला भी तो है सर, सर ये वाला भी है सर, ये वाला। अरे बेटा कैसे होगा, दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, नहीं होगा, हटा दो उसको। इसका मतलब टोटल गिन लो कितने हो गए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल कायरल कार्बन आपको 8 नजर आएंगे। और अगर आप में से कोई बच्चा इस डरावनी फोटो का नाम जानता है कि इसकी मम्मी ने इसका नाम क्या रखा था, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। कुछ रिलेटेबल है जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में रिपीटेटिव तौर पर सुनते हैं। ब्लड टेस्ट जो कराते हैं ना बॉडी के, फुल बॉडी चेकअप, उसके अंदर भी इसका कंपोनेंट आता है। बताना जरा, हिंट दे दिया आपको, नाम बताना कमेंट में। एक आखिरी और ट्राई करते हैं, फिर अपन पीवाई को निपटा लेंगे फटाफट से, ताकि आपका एक टॉपिक पक्का हो जाए, 4 नंबर सिक्योर हो जाए, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे मेंस का पेपर हो, नीट का पेपर हो, एडवांस का हो, बिटसेट का हो, कोई भी केमिस्ट्री का पेपर हो जिसमें टॉपिक आता हो, सवाल आपका सही होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तभी लिखा ना +4 मार्क्स गारंटेड है बेटा। चलिए आगे वाले पर आ जाओ। बताओ इस वाले कंपाउंड में कार्बन पर OH PH, टाइम वेस्ट ना करूं, कार्बन नहीं होगा कायरल। नाइट्रोजन की बात करते हैं। सर नाइट्रोजन को क्यों चेक कर रहे हो सर, क्योंकि एक तो चलो वैलेंसी अलग है, एक सर लोन पेयर है सर, ये लोन पेयर है। अब जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के आगे ये CH2 है, इसके आगे CH2 अभी तक सेम है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेम है। आगे CH2, आगे CH2 सेम है। और क्या ये दोनों वैलेंसी घूम के इस पॉइंट पर मर्ज कर गई, बोलो। चालू हुई थी यहां से, घूम घूम कर यहां मर्ज कर गई। इसका मतलब ये वाली वैलेंसी सेम है, तो नाइट्रोजन को भी कायरल नाइट्रोजन नहीं कह पाएंगे। आगे आ जाइए, क्या ये वाले कार्बन को कह सकता हूं कायरल, बोलो हाँ सर बिल्कुल है सर कायरल। कलर अलग कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई समझने में कोई। ये हो गया कायरल। अच्छा ये CH2 तो तीनों सेम ही है, बोलो। ये वाला कार्बन पर OH आ गया। अब जरा इस रिंग की बात करते हैं। इस पूरी रिंग में कुछ भी हमारे काम का है क्या, नहीं सर। रिंग का कार्बन तो sp2 है और ये वाले कार्बन पे 3 मिथाइल हैं। इसका मतलब सर मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे कंपाउंड में सर टोटल कायरल कार्बन तो एक ही होगा। सर और भी चेक कर लेते हो सर, कुछ चेक कर लो सर, कुछ बचा तो नहीं क्या। देखो ये वाले को तो कायरल कह ही नहीं पाऊंगा, इस वाले को तो मैं कायरल कह ही नहीं पाऊंगा, ये वैसे ही कायरल नहीं है, तो एक कायरल कार्बन होता है। चलिए और भी फोटोएं हैं, चर्चा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, डरावनी है पर काम की है। बताइए इस वाले में कितने होंगे, सोचो इस वाले में कितने होंगे। सर एक तो ये दिख रहा है मेरे को, एक मेरे को ये दिख रहा है, इसका मतलब टोटल कायरल कार्बन इसके अंदर 2 होंगे। समझ गए। इसमें आ जाओ, सुक्रोलोज आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। अरे शुगर फ्री का नाम सुना है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, है ना। चलिए सर कहां है इसकी फोटो, बेटा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में है, अभी पढ़नी नहीं है, बट कायरल सेंटर तो पूछ सकता है। देखो ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, मतलब ये जो आपको 5 मेंबर की रिंग दिख रही है, ये 5 मेंबर का जो फ्यूरान रिंग दिख रहा है, इसको फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। इसके अंदर टोटल 4 कायरल कार्बन होंगे, बोलो। अब जरा आगे की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 हैं। इसका मतलब इस 5 मेंबर वाले रिंग में 4 कायरल कार्बन, इस 6 वाले रिंग में 5 कायरल कार्बन, तो 5 और 4 तो बेटा शायद 9 ही होता होगा। इसका मतलब 9 कायरल कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5 और 4 9।
चलिए इसमें आ जाओ, एलिटेन, लास्ट लास्ट, एक छोटा सा और कर लो यार, एक छोटा सा और, लास्ट लास्ट, बताओ बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, क्या होगा? एक ये कार्बन कायरल होगा, एक ये कार्बन कायरल होगा, और ढूंढते चलो ढूंढते चलो ढूंढते चलो, देखो ढूंढो ढूंढो, और कोई है क्या? इस वाले कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन पे तो 2 मिथाइल है, चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस कार्बन की क्या कहते हुआ सर? ये कार्बन के ये वाली वैलेंसी ये वाली वैलेंसी सर सेम है, इसका मतलब इस पूरे कंपाउंड में जी टोटल कार्बन 2 है। आया कुछ समझ में? कर लोगे? नहीं बोलोगे? चलिए आइए, पहला सवाल आप सभी की मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह रहा। जेई मेन 2022 का सवाल है बेटा जी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्या? क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपाउंड विच पोसेस, इसको ध्यान से पढ़ना, एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक क्या होता है सर? बेटा मस्ती गोली बेटा मस्ती नहीं। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब वही 2 कंडीशन, sp3 होना और चारों वैलेंसीज का डिफरेंट होना। बताइए, पहले में क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ। दूसरे में इसमें तो एक कायरल कार्बन है, इसमें 0 कायरल कार्बन है, इसमें ये कार्बन कायरल है तो एक। इसका कोई बच्चा कॉमन नेम बता सकता है? इस वाले कंपाउंड का कोई कॉमन नेम बता सकता है? क्या होगा? नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, इसको स्टाइरीन कहते हैं। पॉलीस्टाइरीन शायद आपने सुना होगा, पॉलीमर होता है, ये मोनोमर है, इसको स्टाइरीन कहते हैं। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव तौर पर जेई में और नीट में आ रहा है आजकल। अच्छा, इसमें 0 कायरल कार्बन है, 0 है 0। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन और ये 3 कायरल कार्बन। अच्छा, ये सवाल जब जेई मेंस में आया था, नीट वाले ऐसा नहीं है कि सर बहुत टफ सवाल है, ये अगर सेम सवाल मैं नीट 27 में डाल देता हूं तो भी आप करने से मना थोड़ी करोगे, करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एनटी है भाई, इधर का सवाल इधर, इधर का इधर कर सकता है। और खासतौर पर जेई वालों, ऐसा मत सोचा करो कि हमारा सर औदा ऊपर है सर, नीट के सवाल हल्के होते हैं अपन तो भारी करते हैं सर। बेटा सवाल सवाल होता है, इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर टाइप के सवाल को। बताइए, अब आपसे इस क्वेश्चन में टोटल कायल कार्बन नहीं पूछे थे, आपसे पूछा था इस पूरे कंपाउंड में ऐसे कितने कंपाउंड हैं जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर है। तो बताओ, क्या पहले में एसिमेट्रिक सेंटर है? हाँ। दूसरे में नहीं, तीसरे में हाँ, चौथे में नहीं, पांचवें में हाँ। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जी वो 3 होगा कि सर 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जेईई मेन 2023 का पीवाईक्यू है। शक्ल देखने में डरावनी है पर सवाल चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। आपको इस पूरे कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन निकालने हैं और आप एनटीए का खेला देख सकते हो, बार बार एसिमेट्रिक कार्बन की बातें करता है। कायरल कार्बन नहीं लिख रहा भाई आजकल, एसिमेट्रिक कार्बन लिखता है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है, बच्चा तो बेवकूफ बैठा है कि नहीं, कुछ भी सोचता है भाई। चलिए बताइए, इस पूरे कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन रिपोर्ट करने हैं, कितने होंगे? आपका टाइम शुरू होता है अब। अरे बताओ, सोचो यार, और केबीसी की फील लेने दिया करो मेरे को भी। बताओ कितने कायल कार्बन होंगे? सर देखो, ईमानदारी की बात बताऊं सर, इनको चेक करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आपने बताया था या तो ये sp3 है पर इन पे 2 H लगे हैं, या ये sp2 है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इनको हटाओ सर। आप सीधा किससे स्टार्ट करें? एक तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये छूट गया है नीचे छठा। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन की बात करेंगे बेटा जी तो 6 निकल कर आएंगे। क्या कहते हो? समझ पाते हो कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डरावना लग सकता है ना? जेई वालों को तो खैर आदत है, नीट वालों के लिए थोड़ा सा नया होगा। आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अगर आप कंपाउंड को एक्चुअल जो जेई मेंस का पेपर है तो वहां से चेक करोगे ना, तो ये जो आपको रिंग दिख रही है ना डरावनी सी, इसमें तो चलो थोड़ी सी अजीब बनाई है, बट एक्चुअल में मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं कि रिंग दिखती कैसी है। बाइसाइक्लो तो आप सभी जानते हो। ये कंपाउंड ना एक्चुअल में कुछ ऐसा है, देखो ये इस तरह का कंपाउंड है, ये यहां पर आपस में लगा हुआ है, ऊपर यहां 2 कार्बन है, यहां पर कुछ कनेक्टिविटी है और यहां पर इथाइल कनेक्टेड है, इस तरीके से ऐसा कुछ कंपाउंड है, और यहां पर वो पूरा ओ वाला पार्ट अटैच्ड है। मतलब इस वाली रिंग को आप ऐसा मानना, आप इसको ऐसा मानना, ठीक है ना? अच्छा अब बताओ जरा, सबसे पहले जरा फोटो की बात करते हैं। क्या इस वाले कार्बन को कह सकता हूं कायरल? चारों वैलेंसी अलग। अच्छा,
दो रिंग को चेक करके सेंस ही नहीं है, मतलब इसको चेक करो या इसको, सेंस है ही नहीं चेक करने का, चेक नहीं करेंगे। अच्छा, इस रिंग को चेक करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इस कार्बन की बात करते हैं, क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? हाँ सर बिल्कुल, चेक कर लेते हैं, आ जाओ। इस कार्बन पे एक एच लगा है, एक ओ, ऊपर जा रहा हूं तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, नीचे आ रहा हूं तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, तो सर एक ये वाला कार्बन कायरल हो गया सर। अच्छा, एक ये वाला भी तो कायरल होगा, तीन है ना। अब जरा इस रिंग की बात कर लेते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5, यानी इस तरीके से आपके टोटल कार्बन कायरल हैं, और एक ये वाला कार्बन भी होगा 6। मतलब अगर रिंग आपको इस तरह से बनाकर दी गई है तो टोटल कायरल कार्बन आपके 6 होंगे। डिपेंड करता है कि इस रिंग को कैसे बनाकर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना हल्का सा टफ होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर जैसी ही फोटो क्वेश्चन में है, क्योंकि अलग अलग जगह ना अलग अलग फोटो दी हुई है, तो ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक्चुअल इमेज इस तरह से आई होगी, क्योंकि आपको पता है जेईई के ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर तो बाहर नहीं आते हैं, जेई के सिर्फ रिस्पॉन्स शीट बाहर आते, उसके बेसिस पर क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो रिस्पॉन्स शीट के बेसिस पर आई होप ये फोटो ऐसी रही होगी, बट अगर ये ऐसी भी थी तो भी इस केस में फिर आप इस वाले कार्बन को कायल कह सकते हो 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब इस केस में जो इसका आंसर होगा बेटा जी वो 5 आ जाए। समझ गए बात को? चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। इसमें आपसे पूछा था कि टोटल कायरल कार्बन कितने होंगे कंपाउंड में, इसकी जानकारी आपको लेनी है। इसको मैं एज अ होमवर्क छोड़ देता हूं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि टोटल कितने कंपाउंड में से कितने कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे पास निकल कर ये आता है कि सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे चेक करता है। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होती है। आई होप आपको पहला सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा सा मान के चलता हूं कि लंबा लेक्चर हो सकता है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनको क्विक रिकैप के तौर पर आप तक पेश किया जाए। चलिए बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के दो नाम और होते हैं, इसको आप कायरल कंपाउंड और रिजॉल्वेबल कंपाउंड भी कह सकते हो। जैसे कायरल सेंटर का एक और नाम क्या था, बोलो बोलो, एसिमेट्रिक सेंटर। एक और नाम क्या था, स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसी तरह से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का एक और नाम होता है कायरल कंपाउंड, और इसका एक और नाम होता है रिजॉल्वेबल कंपाउंड। इसी तरीके से एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, एक और नाम होता है अकायरल कंपाउंड, और एक और नाम होता है नॉन रिजॉल्वेबल। कुछ भी लिखा हो कंफ्यूज नहीं होंगे। करना कैसे चेक है समझाता हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, कॉपी में हेडिंग लगा लेना। चलो बताओ, सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपसे पूछा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए या कायरल कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यहां बस छोटी सी है। कंडीशन ये कहती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको पीओएस कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको सीओएस कहते हैं, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको एएओएस कहते हैं, इन तीनों का एब्सेंट होना जरूरी है। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, तब जाके आप उस कंपाउंड को एक्टिव कह सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएंगे कि सर मैंने तो सर एओएस भी पढ़ा है सर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसको तो नहीं लिखा सर, छूट गया क्या वो? अरे बेटा एओएस जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जिसको सीएन से ही तो रिप्रेजेंट करते हो ना आप इसको, C1 C2 C3 C4 C6 कौन सी एक्सिस है, ध्यान रखिएगा। एओएस का लेना देना कंपाउंड के एक्टिव इनएक्टिव से नहीं होता। दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, क्या बोला? एओएस का लेना देना कंपाउंड के एक्टिव इनएक्टिव से नहीं होता। इसको नोट कर लो कि एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैज नो रिलेशन विद एक्टिव और इनएक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। कोई क्राइटेरिया नहीं होता है एक्टिव इनएक्टिव पहचानने का यूजिंग एओएस। आपको सिर्फ 3 चीजें चेक करनी है, और जितने भी सवाल जेईई मेंस में नीट में आते हैं उनमें तो 2 से ही काम हो जाता है। 2 कौन कौन से? एक सीओएस एक पीओएस। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बीच में एंड है, आपको आई होप पता होगा, अंग्रेजी के 2 शब्द एंड और एंड और दोनों अलग अलग बातें। मैं एंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब प्लेन और सेंटर दोनों ही एब्सेंट होने चाहिए, एक्सिस भी एब्सेंट होना चाहिए, अल्टरनेटिंग एक्सिस भी एब्सेंट होना चाहिए, है ना। अच्छा, इनएक्टिव की क्या कंडीशन है, तो इनएक्टिव की जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। क्या? अगर किसी कंपाउंड को इनएक्टिव बनना है, इसका मतलब उस केस में पीओएस, ध्यान सुनना, और पीओएस पीओएस और पीओएस और एएओएस, इन तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होना चाहिए। ओहो, इसका मतलब अगर तीनों ही एब्सेंट हैं
तो वो एक्टिव कंपाउंड होगा, और तीनों में से अगर कोई एक भी प्रेजेंट होगा तब वो कंपाउंड आपका इनएक्टिव माना जाएगा, या तो प्लेन, या तो सेंटर, या तो अल्टरनेटिंग एक्सिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तीनों एब्सेंट होंगे, एंड लगाकर बोल रहा हूं, तीनों एब्सेंट होंगे तो एक्टिव, तीनों में से कोई एक भी आ गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? चलिए, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पर बच्चा कायरलिटी और कायरल सेंटर को एक ही बात मानता है। जैसे नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी जब मैं पढ़ा रहा था, जब पढ़ा रहा हूं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा बता कायरल सेंटर और कायरल कंपाउंड क्या है, तो बच्चा कहता सर एक ही बात है। मैंने कहा कैसे सर? दोनों में कायरल तो आता ही है। ध्यान रखिएगा, कायरल सेंटर और कायरल कंपाउंड दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। आपके सामने मैंने यहां पर दो स्टेटमेंट लिखी है, और जब अपन छोटे थे, छोटे तो अभी भी हैं, पर जब और छोटे थे तो आपको याद होगा जब हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे तो ट्रू फॉल्स आते थे, है कि नहीं? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो थोड़ा सा ट्रू फॉल्स खेलते हैं। बताओ पहली स्टेटमेंट बेटा जी ट्रू है या दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रू होता है। अरे बेटा ट्रू ज्यादा अच्छा होता है। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या कहते हो आप? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से सोच के बताना, तुक्का कोई बच्चा नहीं मारेगा, ध्यान से सोचकर बताना है। स्टेटमेंट एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। क्या है? इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ कायरल सेंटर देन इट नेसेसरीली विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो पक्की बात एक्टिव होगा। कैसे? जरा सोच के बताओ, क्या ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे समझाता हूं, बोर्ड पर देखो, एग्जाम्पल के बिना तो अपन बात ही नहीं करेंगे। बोर्ड पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम लगा है, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से सभी बच्चों को फिशर के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो नीचे कमेंट में बता दो, जिसमें भी दिक्कत आती है सब बता दो, सबका डिस्कशन, सबके लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, अब तो इतने क्यों वेट करते हो तुम? बताओ, अगर आपको दिक्कत आती है सर मुझे इंटर कन्वर्जन नहीं होता सर, सोहर से वेज डैश कैसे बनाऊं, वेज डैश से फिशर कैसे बनाऊं, बताना, सबका डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड में, इस तरह से समझाएंगे कि आपने कहीं नहीं समझा होगा अभी तक। बताओ, ये मैं कंपाउंड का फिशर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहा हूं, और मान लेते हैं इस तरीके का कोई कंपाउंड आपको दिया है और आपसे पूछा है दो केसेस में बताइए दोनों में से कौन से कंपाउंड में कायरल कार्बन है। बताओ, पहली की बात करते हैं, इस वाले फोटो की बात करते हैं, बताना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बन बेटा जी कायरल है? हाँ या ना बोलो। हाँ सर है बिल्कुल, क्योंकि sp3 तो है ना, और चारों वैलेंसी भी अलग है, इसका मतलब ये कायरल तो है। अगर ये कायरल है तो इसको मैं sp3 कह सकता हूं और एस्टेरिक्स का सिंबल बना सकता हूं। इतनी बात समझ में आती है? अब जरा दूसरी फोटो पर आ जाओ, जो ये फीचर बना रखा है ना मैंने, ये दूसरी जो फोटो है, ये दूसरी फोटो पर आ जाओ जहां फीचर बना रखा है। आप सोच के बताओ जरा, क्या मैं इस वाले कार्बन को कह सकता हूं कायरल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हो सर, क्योंकि सर चारों वैलेंसी अलग है सर। और इसको भी कह सकता हूं कायरल, बिल्कुल कह सकता हूं। पर अगर मुझसे पूछा जाए दोनों में से कौन सा कंपाउंड एक्टिव है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है मुझसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या पहले वाले को ऑप्टिकली एक्टिव कह सकता हूं? हाँ, क्योंकि एक्टिव में इसलिए बोल पा रहा हूं इसको क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव कंपाउंड और कायरल सेंटर इंडिपेंडेंट हैं, पहले अपने दिमाग में ये बात बिठाओ। एक्टिव कंपाउंड और कायरल सेंटर दोनों इंडिपेंडेंट टर्म है, इतनी बात क्लियर है? अब अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव भी होगा। आपके सामने दो एग्जांपल है। पहले केस में कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन था इसलिए वो एक्टिव हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। पहले कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिव वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सर कैसे पता आपको? बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के लिए वैलेंसी का सेम होना तो जरूरी है। अगर ये चारों वैलेंसी अलग हो चुकी है तो क्या इसमें से कोई प्लेन पास करवा पाओगे, कोई सेंटर पास करवा पाओगे? इसका मतलब ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है इसलिए एक्टिव हुआ।
जबकि दूसरे केस में ध्यान से देखो, ये तो फिशर है जी, और अगर ये फिशर है तो क्या मैं सेंटर से एक लाइन पास कर सकता हूं? क्या ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्योंकि इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा और इस लाइन के जस्ट नीचे वाला हिस्सा सेम है। इसका मतलब ये कंपाउंड कायरल सेंटर रखते हुए भी इनएक्टिव हुआ और पहले वाला कायरल सेंटर होते हुए भी एक्टिव हुआ, क्योंकि कायरल सेंटर का एक्टिव और इनएक्टिव पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों टर्म इंडिपेंडेंट है। यानी जो पहली स्टेटमेंट आपकी है वो फॉल्स है, यानी कायरल सेंटर का होना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की गारंटी नहीं होता। समझ पा रहे हो बात को? अब जरा दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो। थोड़ा सा हिपोक्रेसी लग सकती है आपको, पर कंसेप्ट बनाना जरूरी है। अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सवाल सॉल्व हो जाते हैं इस एक लाइन से। क्या लाइन बोल रही है? इफ अ कंपाउंड हैज एग्जैक्टली वन कायरल सेंटर देन इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोल रहा वो? अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, इस लाइन पर गौर करना, एग्जैक्टली वन कायरल सेंटर अगर किसी में है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, अब ये ट्रू है। यानी नीचे वाली स्टेटमेंट बेटा जी ट्रू है, ऊपर वाली फॉल्स है। अरे सर ये तो हिपोक्रेसी है सर, अभी आपने कहा था दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, अब आप कह रहे हो कि किसी कंपाउंड में एक ही सेंटर कायरल है तो वो एक्टिव है। सर ये तो कंफ्यूज हो गया सर, मैं तो सर डिस्प्रेशन सा हो गया सर, मेरे को तो कंफ्यूजन हो गई सर बहुत बड़ी। अरे बेटा ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ लेगा ना, दिल में उतर जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। मुझे एक बात का जवाब बताओ, ठंडे दिमाग से सोचना, अगर मैं किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर लेकर चल रहा हूं, एग्जैक्टली वन, तो कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या होती थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि sp3 होना चाहिए, चारों वैलेंसी अलग। अब खुद सोच के बता, अगर चारों वैलेंसी अलग हो चुकी है तो क्या कभी कोई सिमेट्री होगी? सोच सोच सोच, अगर चारों वैलेंसी अलग हो चुकी है तो क्या कभी सिमेट्री आएगी? अरे कैसे आएगी? पहला एग्जांपल है, इस कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग है, एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल है, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि चारों वैलेंसी अलग है, सिमेट्री कभी भी नहीं होगी। पर दूसरे केस में मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें तो दो सेंटर कायरल है, और सेकंड स्टेटमेंट तभी तक वैलिड है जब तक आपके पास एक सेंटर कायरल है। क्या बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें आप सिमेट्री एलिमेंट ढूंढ ही ना पाओ, तो आप कोशिश करो उस पूरे कंपाउंड में कायरल सेंटर ढूंढो। अगर उस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर कायरल मिल गया, इसका मतलब वो हमेशा एक्टिव होगा, क्योंकि कभी सिमेट्री आएगी नहीं। लगा के दिखाता हूं, बोर्ड पर देखना जरा ध्यान से। देखो पहला सवाल है, क्या आपको दिख पा रहा है? आपसे बोला था टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल में, तमाम मॉलिक्यूल में कितने होंगे? अब जरा सोच के बताना, अगर मैं किसी कंपाउंड में एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल ढूंढ लेता हूं तो क्या वो हमेशा एक्टिव होगा? पहला केस तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, इसमें सर सिमेट्री आ रही है, इसको कह देता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओ आई लिख रहा हूं शॉर्ट में, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड वाले केस में भी क्या आपको यहां से सिमेट्री एलिमेंट पास होता हुआ दिख रहा? ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसका मतलब ये भी इनएक्टिव होगा। समझ पा रहे हो? तीसरे केस की बात करते हैं, इसमें क्या कोई सिमेट्री है? हाँ सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सर मुझे नहीं चमकी सर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे बेटा एक बात का जवाब बता, क्या मैं सेम मॉलिक्यूल को, इस सेम मॉलिक्यूल को, यहां देखना, इस सेम मॉलिक्यूल को ऐसा लिख दूं, CH3A, मतलब ये CH3 है और ये एंटायर पार्ट को A मान दिया मैंने। अब जरा सोच के बता, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो अगर मैं इसका वेज डैश बनाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? सपोज कर, यहां H है, यहां H है, यहां पर A है, यहां पर H है। अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो H, कार्बन, A, इन तीनों को कंटेन करता हुआ एक प्लेन होगा जो इन तीनों को आधा आधा काट देगा और प्लेन इसके जस्ट बीच से पास कर जाएगा, प्लेन इसके जस्ट बीच से पास कर जाएगा। इसका मतलब, दोबारा समझा रहा हूं, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, क्या बोला मैंने? एक ऐसा प्लेन मानते हैं जिसमें H कंटेन कर रहा है, ये A कंटेन कर रहा है, कार्बन कंटेन कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि इन तीनों वैलेंसीज को आधा काट देगा, जिसको स्लाइस कट कहते हैं, बाइसेक्शन कर देगा, और प्लेन इसके जस्ट बीच से पास करेगा। इसका मतलब ऊपर वाले H को नीचे वाले H की इमेज दिख जाएगी। अरे 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 अरे, कंफ्यूज मत, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, बोर्ड पर देखो। एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ, अगर आपसे पूछता कि बेटा CH2Cl Br, बता इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो होती ना। प्लेन कहां से पास करते? प्लेन पास करने के लिए आपको ब्रोमीन और क्लोरीन को आधा आधा बाइसेक्ट करना पड़ता, तो वो प्लेन दो H के बीच से पास करता, तब जाके रिफ्लेक्शन आती। ऐसे टाइप के प्लेन को रिफ्लेक्शन प्लस बाइसेक्शन कहते हैं।
अगर आपको प्लेन देखने में भी दिक्कत आती है तो बताना, उसके ऊपर भी एक लेक्चर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिनको प्लेन देखना आता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी सीएल और बीआर को आप आधा आधा काट दो। पहली बात तो सीएल को सीएल मत मानो, एटम मानो, गोला, गोले को आधा काटोगे तो हेमी गोला, अरे स्फीयर को आधा काटेंगे तो हेमिस्फीयर बनता है ना यार। इसका मतलब ऊपर वाले सीएल को नीचे वाला सीएल दिखा, ऊपर बीआर को नीचे बीआर दिखा, एच को एच दिख गया, तो आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा जी, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ। इसमें आपको आई होप दिख गई होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी दिख गई होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये रहा, ये आपका सेंटर कायरल दिख गया होगा, ये होप आपको। देखो देखो, ये वाला सेंटर कायरल है क्या, ये सेंटर कायरल है क्या, जिसपे सीएल लगा हुआ है। इधर थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखो दिखा, दिखा 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 आपको दिखा। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन कायरल है, इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसको सबको मैं हटा देता हूं। लो अब देखो ध्यान से जरा, कार्बन कायरल दिख गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और बाकी दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना, ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंपाउंड यहां से निकल कर आया जो ऑप्टिकली एक्टिव था। चलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, चाहे कैलकुलेशन और स्टीरियोआइसोमर का पार्ट अगले एपिसोड में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लैरिटी होनी चाहिए, कायरल सेंटर कैसे निकालने हैं, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल कैसे सॉल्व करने हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कायरल कंपाउंड कैसे ढूंढने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखो जरा ध्यान से, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है, ये पूछा है आपसे। पहले जरा फोटो बना लेता हूं, है ना, आईयूपीएससी आना चाहिए भाई, ध्यान रखना। 1 क्लोरोपेंटेन, 5 कार्बन है, यहां सीएल है, 1 क्लोरोपेंटेन। दूसरा 2 क्लोरोपेंटेन, तीसरा पेंटेन है जिसमें पहले पर सीएल है, दूसरे पर मिथाइल है, और चौथा पेंटेन है जिसमें सेकंड पे मिथाइल है, तीसरे पर सीएल है। अब आपसे यहां पर पूछा है कि नॉट कायरल बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव बताओ। अब जरा जुगाड़ लगाते हैं, आ जाओ सोच के बताना, क्या सेकंड वाले मॉलिक्यूल में ये सेंटर कायरल है, क्या सिर्फ एक ही है, बोलो हाँ या ना बोलो, क्या सिर्फ यही है, हाँ, तो इसमें कभी सिमेट्री आएगी नहीं, इसका मतलब ये तो एक्टिव, एक्टिव का दूसरा नाम कायरल। तीसरे पर आ जाओ, क्या ये सेंटर बेटा जी कायरल है, हाँ, क्या इकलौता यही है, हाँ, कभी सिमेट्री आएगी नहीं, तो ये भी कायरल। तीसरे में आ जा, ये कार्बन, ये वाला कायरल नहीं है, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर वाला केस है ये। इसका मतलब बेटा ये भी तो मिथाइल ही है, इसका मतलब ये सेंटर तो कायरल है ही नहीं, पर हाँ ये तो है। इसका मतलब बी सी डी में तो एक एक सेंटर कायरल, इसका मतलब ये तो तीनों ऑप्टिकली एक्टिव। हमसे पूछा था कायरल बताओ, नॉट कायरल बताओ, ए ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गया कैसे चेक करना है? क्या आपको यह समझ में आया कि इस नीचे वाली स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है? स्मार्ट तरीका भी पता होना चाहिए, हार्ड तरीका भी पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो स्मार्ट वर्क करो और एक हार्ड वर्क करो, दोनों अपनी अपनी जगह क्रूशल हैं। बट ये एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी है कि उसको पता हो कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगाकर आंसर जल्दी आएगा, एक्यूरेटली आएगा, टाइम एफिशिएंट होगा। ये बातों को ध्यान में रखिएगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद एक दो सवालों की चर्चा और करेंगे, फिर आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, और जो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर वाला पार्ट है उसको अपन अगले लेक्चर में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगला एपिसोड कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा, या उसके पहले अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो नीचे कमेंट में बताना भाई, तुम्हारा ही चैनल है, जो बोलोगे उस पर शुरुआत कर देंगे अपन, क्या है। चलिए जेईई मेन 2023 का सवाल डिस्कस कर रहे हैं। देखने में थोड़ा सा भारी मॉलिक्यूल है, पर ठीक है, आसान है, सॉल्व करते हैं। फिर आपको एक और तरीका बताता हूं, देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि सवाल का सोर्स क्या है। मतलब शायद ही किसी ने आपको आज तक किन सवालों का सोर्स भी बताया होगा, क्योंकि वो सब फर्जी किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, है ना। अपन ने तो अच्छी किताबें पढ़ रखी है, तो हमें पता है कि कौन सा सवाल कौन सी किताब से उठा के लाया जा रहा है। अगर आपको कुछ फॉरेन ऑथर किताबों के अच्छे सवालों के ऊपर भी सीरीज चाहिए तो भी बताना। मतलब अपन कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, डाइल्यूट तो अपन पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करेंगे, है ना। सवालों की अच्छी क्वालिटी रखेंगे, हर एक किताब का सवाल सॉल्व करेंगे। मतलब इंडियन ऑथर की किताबें तो कर करके पक गए हो गए आप, बाहर की किताबों पर चलेंगे, सबके साथ चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। अब देखो ये सवाल आपका जेईई मेन 2023 का 1 फेब का मॉर्निंग शिफ्ट का है, और ये क्लेडन नाम की बुक आती है, एक अच्छी किताब है, शायद नाम सुना होगा आपने, उसका प्रॉब्लम नंबर 1 है। अब आप कुछ फोटो मैच करो, ये वाली फोटो, ये वाली फोटो कुछ मैच हुई क्या बेटा, है? और देख, और देख जरा, और देख, और देख, और देख, ये वाली फोटो,
और ये वाली फोटो कुछ मैच हुई क्या? लगता है ना कभी कभी कि सर एग्जामिनर क्या सोच के पेपर बनाता है, घर से लड़के आता है तो पेपर बनाता है क्या? अरे बेटा, अच्छे पेपर बनाने के लिए अच्छी किताबें रेफर की जाती हैं, और अच्छी किताबों का मतलब है आईआईटीज के प्रोफेसर भी अच्छी किताबें रेफर करते हैं। मतलब जितने भी, क्योंकि आईआईटी में जाकर हमको पता लगा ना कि वहां के प्रोफेसर्स का लेवल तो अलग ही होता है। यहाँ वाले तो, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो अलग लेवल पे चलते हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर वो कौन सी किताबें रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी उस अकॉर्डिंग सिंक में लाई जा सके, जो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं अच्छी किताबों के वो आप तक पहुंचाए जाए, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। अब देखो, इस सवाल की बात करते हैं। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड बताने हैं, इन पांचों में कितने होंगे। एक बार सेकंड वाले सवाल पे आ जाता हूं, सेकंड वाले स्ट्रक्चर पर। अगर मैं बच्चे से कहता हूं ना कि बेटा बता इसमें कोई सिमिट्री है क्या, तो बच्चा क्या करता, हाथ खड़े करता, सर सर सरेंडर है सर, सरेंडर। सर इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में मास्टर जी ने सिखाया नहीं था कि कैसे सेंटर कायरल निकाला जाता है। बेटा किसने बोला था सेंटर कायरल, किसने बोला था सिमिट्री ढूंढने को? आप क्या सिर्फ ये चेक नहीं कर पाए क्या कि ये सेंटर कायरल है? सोचो सोचो, पॉज कर ले बेटा वीडियो, कोई बात नहीं, सोच जरा ध्यान से। हाँ हाँ सर कायरल है। क्या इसके अलावा कोई और दिख रहा है? नहीं, तो क्यों सिमेट्री चेक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? इसका मतलब अगर ये सेंटर कायरल है, क्या सिर्फ एक ही है तो हमेशा एक्टिव होगा, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं होगी। इसको लिख दो ऑप्टिकली एक्टिव, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा इस पर आ जा, इस पे तीसरे पे, कौन सा, ये वाला, इस पर आ जा। बता, क्या ये फिशर है क्या? हाँ सर ये तो आधा फिशर है सर। अरे बेटा एच को नहीं दिखाया उसने, क्योंकि एच बाय डिफॉल्ट माना जाता है। क्या यहां से सिमेट्री पास कर रही है बीच में से? हाँ इनएक्टिव हो गया। यहां सिमेट्री पास कर रहे हैं बीच में से, देख कैसे सिमेट्री पास कर रही है। डैश को डैश दिख रहा है, वेज को वेज दिख रहा है, वेज को वेज दिख रहा है, सिमेट्री आ गई। सिमेट्री, सिमेट्री है इसका मतलब इनएक्टिव है। इसकी बात करें, ये आ गई सिमेट्री। अरे ये सिमेट्री ही तो है, ये प्लेन पास कर गया। इसका मतलब इन तीनों में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इन तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें अपन ने कैसे चेक किया, जुगाड़ लगाया, एक सेंटर कायरल हमेशा एक्टिव। अब जरा इस मॉलिक्यूल पर आ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, समझिएगा जरा ध्यान से। बताओ, इसमें सिमेट्री ढूंढने के ना दो तरीके हैं। आपको इमेजिन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, दोनों तरीके समझाता हूं। देखो पहला तरीका क्या, आप ऐसा सोचो कि जो रिंग है ना 6 मेंबर की, वो चपटी है। मैं कैसे दिखाऊं, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता हूं, शायद आपको दिख जाएगा, है ना। सपोज कर ले बेटा ये रिंग चपटी है। अब 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन यहां पड़े हुए हैं, है ना, 6 के 6 कार्बन यहां पड़े हुए हैं। अब आपको ये जो COH दिख रहा है ये वेज पर है। इसका मतलब वेज डैश का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, बोलो। वेज का मतलब अबव द प्लेन, डैश का मतलब बिलो द प्लेन। तो ये मोबाइल एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर यहां पर कार्बोक्सिलिक रखा है, इस प्लेन के नीचे H रखा है। मैंने बोला बता क्या इसमें प्लेन है क्या, मैंने बोला बता इसमें प्लेन है क्या, तो प्लेन कैसे पास करेगा, होगा ही नहीं। अगर आप प्लेन को ऐसा काट रहे हो, ऐसा काट रहे हो तो प्लेन है। वर्टिकल काट रहे हो तो प्लेन है, बट हॉरिजॉन्टल काट रहे हो तो प्लेन नहीं है। हॉरिजॉन्टल काटोगे तो ये मोबाइल तो आ जाएगा प्लेन में, बट ऊपर कार्बोक्सिलिक है नीचे H है, तो ऐसे चपटा तो नहीं काट सकता। पर क्या मैं वर्टिकल काट सकता हूं? हाँ, वर्टिकल काटने में क्या होगा, वर्टिकल काटना का मतलब ऐसे काट रहे हैं इसको, ऐसे काटने का मतलब इस कार्बन को ये दिखेगा मिरर इमेज, इस कार्बन को, इस कार्बन को ये दिखेगा मिरर इमेज। इस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ऊपर था और H नीचे था, तो ऐसा काटा तो कार्बोक्सिलिक आधा कट गया, H आधा कट गया। अरे समझ गए क्या? पर ऐसा काटने में, ओहो, पीएच इधर है और यहां पर क्या लगा है, H लगा हुआ है। तो जैसे ही आपने ऐसा काटा, अरे क्या हो गया, जैसे ही आपने ऐसा काटा इसको, इस पीएच को, तो बेटा H दिखा। अगर इस पीएच को H दिखा तो सिमेट्री कैसे होगी? इसका मतलब इसमें ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब चंपू कहेगा सर इसको हॉरिजॉन्टल काट दो। सर बेटा हॉरिजॉन्टल काट रहे थे तो ऊपर कार्बोक्सिलिक को H दिख रहा था, इसका मतलब ऊपर कार्बोक्सिलिक का H वो भी सिमेट्री नहीं है। वर्टिकल काटो चाहे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल चाहे चपटा, वर्टिकल चाहे चपटा, कैसे भी काट ले, दोनों में से कोई सिमेट्री नहीं आएगी। सर सेंटर चेक कर लो। अरे बेटा दिमाग लगा, अगर मॉलिक्यूल में पीएच ही एक है तो सेंटर कैसे होगा, दो पीएच होता तो मैं टाइम वेस्ट भी करता चेक करने में, मैं क्यों करूं? समझ पा रहा है? इसका मतलब ये कंपाउंड भी एक्टिव ड्यू टू नो सिमेट्री एलिमेंट, और ये एक्टिव क्यों था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन कायरल सेंटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 आ जाए। समझ गया बात? चलिए रेफरेंस आपको मैंने दिखाई दिया इसका। एक और सवाल पर आ जाते हैं, चेक करो चेक। आपसे पूछा है स्टेटमेंट 1 में कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या,
इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। क्या हूं ना, मास्टर हूं, थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं समझाने के टाइम पर, कि ये भी बता देता हूं बच्चे का भला हो जाएगा, ये भी बता देता हूं भाई को दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, स्टेटमेंट वन में जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये वाला इसको कायरल सेंटर बोलेंगे कि नहीं, ये डिबेट का टॉपिक है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे तो आंसर पता है। आपके लिए शायद डिबेट का टॉपिक हो सकता है। आप में से कुछ बच्चे जो इस सेशन देख रहे हैं उनको सेंटर कायरल दिखेगा, कुछ को नहीं दिखेगा, है ना। जिनको दिख रहा है इसका मतलब उन्होंने ये टर्म सुनी हुई है, कौन सी, सूडो कायरल सेंटर। सूडो का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, नकली। मतलब हाइपोथेटिकल कह सकते हो, हाँ हिपोक्रेसी तो कुछ और हो जाता है, हाइपोथेटिकल कह सकते हो। सर ये कैसे हुआ सेंटर कायरल, आओ समझाता हूं, बोर्ड पर देखो। कार्बन के साथ एक NO2 लगा हुआ है, बराबर है, एक H लगा हुआ है, और दो दो ना एल्कीन लगी हुई है। आप अगर फोटो ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ आपको एल्कीन दिखेगी, एल्कीन लगी हुई है। अब जरा सोच के बता, ये कार्बन है, इस पर ये वैलेंसी बेटा अलग है। अब कुछ को लगेगा सर ये वाली एल्कीन ये वाली एल्कीन तो सर सेम है। बेटा अगर आपको सेम दिख रही है तो स्वागत है आपका 12वीं क्लास के टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। यही तो है इस पूरे चैप्टर की ब्यूटी, कि बेशक ये एल्कीन और ये एल्कीन सेम है पर इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग है। सर स्टीरियो कैसे अलग अलग हुई, अरे बेटा इतना तो चेक करके आया है ना, कि एक एल्कीन सिस दे रखी है, एक ट्रांस दे रखी है। अगर दोनों सिस होती तब ये कार्बन कायरल नहीं होता, बट एक सिस और एक ट्रांस है, इसलिए इसको सूडो कायरल कहते हैं। सर डिफरेंस क्या हुआ कायरल में और सूडो कायरल में, बेटा सूडो कायरल का मतलब जिसका सेंटर कायरल होना या ना होना उसके बगल वाले ग्रुप की स्टीरियो पे डिपेंड करता हो। रिपीट करता हूं, कोई कार्बन कायरल है कि नहीं है, उसकी डिपेंडेंसी होती है उसके साथ लगे हुए ग्रुप्स के ऊपर। मतलब अगर वो ग्रुप कायरल है, अगर वो ग्रुप की स्टीरियो डिफरेंट है तो वो कार्बन कायरल होगा। अगर ये वाला सिस होता, ये सिस ही है, अगर ये भी सिस हो जाता तो ये कार्बन कायरल नहीं होता। अगर ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस होता तो भी कार्बन कायरल नहीं होता। आप देखो ये डबल बॉन्ड तो ट्रांस दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड सिस दिख रहा है, इसका मतलब ये कार्बन कायरल है। और क्या इसके अलावा कोई और सेंटर कायरल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये एक कायरल सेंटर का केस हुआ, सिमेट्री नहीं होगी तो क्या ऑप्टिक इलेक्टिव होगा, हाँ, इसका मतलब स्टेटमेंट वन ट्रू है बेटा। समझ में आया। अच्छा स्टेटमेंट टू में आ जाते हैं। स्टेटमेंट टू में बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया है ना, ये कंपाउंड वन की मिरर इमेज है। आई होप आपने इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको एनेंशोमर कहते हैं। एनेंशोमर का मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो क्या ये दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है क्या, चेक करने के दो तरीके क्या। सबसे पहले अगर आपको आरएस निकालना आता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, अगर दिक्कत है तो बताना, उस पर भी एक लेक्चर लेंगे। बट जिनको आता है ना, आपको पता है आरएस निकालते समय हम प्रायोरिटीज देते हैं सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी बेटा, NO2, एटॉमिक नंबर वाला होता है, यानी प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। सेकेंड प्रायोरिटी सिस को देंगे कि ट्रांस को, तो सीआईपी का रूल नंबर 6 होता है जिसमें सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है। इसका मतलब सिस ऊपर है, ट्रांस नीचे है, और चौथी प्रायोरिटी हो गई एच की। तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लीस्ट प्रायोरिटी डैश पर है, और अगर लीस्ट प्रायोरिटी डैश पर है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे सेंटर को एस सेंटर कहा जाता है, यानी ऊपर वाला एस है। आरएस नॉमेनक्लेचर का पार्ट है ये। दिक्कत है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी लेक्चर डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट टू के कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो अब, बताओ। सबसे पहले NO2 की प्रायोरिटी, अभी बताया था सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है, पर कब, जब स्ट्रक्चरल एंटिटी सेम हो। नहीं समझे, ऐसा मत समझना भाई कि सर ने बोला था सिस हमेशा ट्रांस से जीतता है। बेटा स्ट्रक्चरल पार्ट की बात कर रहे हैं, सिस ट्रांस आइसोमर हुए, आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, इसका मतलब ये सिस ये ट्रांस, देखो दोनों में 3-3 कार्बन है। उसको इतने दिल पे भी मत ले जाना है ना, हाँ उसको ध्यान रखना प्लीज, है ना। बताना पड़ता है कई बार बच्चा किस सेंस में लेता नहीं, नहीं कह सकते। अच्छा ये सिस सेकेंड, ये ट्रांस थर्ड, और ये H4। आप जरा चेक कर, 1 से 2, 2 से 3, ये तो अभी भी सर एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ऊपर वाला कार्बन भी एस सेंटर रखता है, नीचे वाला भी एस। अगर नीचे वाला आर होता तब मिरर इमेज होता। इसका मतलब स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझे बात को बरखुदार। चलिए एक और सवाल, लास्ट लास्ट सवाल ऑफ द सेशन,
उसके बाद इस वाले सवाल को सभी बच्चे होमवर्क में करेंगे और आंसर ईमानदारी से बताइएगा। अगर आप इस साल 27 निकालने के मूड में हैं, चाहे जेई या चाहे नीट, और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, वैसे तो मैक्सिमम बच्चे 12वीं के होंगे, बट अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और जेई 26 या नीट 26 दे चुके हैं और 27 निकाल कर ही मानेंगे, तो बेटा ईमानदारी से सवालों को सॉल्व करना, क्योंकि सवाल सिलेक्टेड है स्लाइड्स के अंदर, और सिलेक्टेड सवाल मतलब पेपर में आने की गारंटी है। गारंटी मतलब रिटर्न गारंटी तो नहीं है, पर सेम ट्रेंड के सवाल आपको पेपर में दिख जाएंगे। चलिए लास्ट सवाल है, बताओ इन चारों में से कितने कंपाउंड कायरल है। कायरल कंपाउंड चेक करने का तरीका सिमेट्री ढूंढेंगे। पर यहां पर वो तरीका क्यों नहीं लगा रहे हो, एक सेंटर कायरल होता है तो हमेशा एक्टिव होता है। बेटा ये चारों में से कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसमें एक ही सेंटर कायरल आ रहा हो, इसलिए वो सेंस नहीं है लगाने का। पहले कंपाउंड में तो डायगोनल प्लेन आ जाएगा। डायगोनल प्लेन, अरे ये इसको स्क्वायर मान लेना यार। अरे स्क्वायर मतलब साइक्लोब्यूटेन, इस वाले कार्बन पे मिथाइल वेज पर इस पे डैश, डायगोनल काट सकता हूं प्लेन, बोलो डायगोनल काट सकता हूं कि नहीं। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें कोई प्लेन नहीं, कोई सेंटर नहीं, मतलब एक्टिव होगा। इसमें कोई प्लेन नहीं, कोई सेंटर नहीं, एक्टिव होगा। इसमें भी आप ऐसा प्लेन पास कर सकते हो, ऐसा पास कर सकते हो। इसका मतलब सेकंड वाला और थर्ड वाला ही ऐसे हैं जिनमें कोई सेंटर कोई प्लेन नहीं है, ये कंपाउंड कायरल होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। समझ पाई बात को। ये तो आपका होमवर्क है, आपको 8 कंपाउंड दिए हैं, इनमें से कितने कंपाउंड एक्टिव हैं इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है। तो 2 सवाल आज के होमवर्क हो गए, एक तो ऊपर कायरल सेंटर वाला, जिन दोनों के आंसर मुझे नीचे कमेंट में चाहिए भाई, है ना। और थोड़ा सा रेगुलर रहोगे तो अपन लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देंगे अगर आप कहोगे तो, है ना। एक ये कंपाउंड, एक इसको तो आप होमवर्क में ट्राई करना, और एक ये, ठीक है ना। 3 सवाल ऐसे थे, एक तो ये वाला था, होमवर्क में ट्राई करना है इसको आपको, और एक ये वाला क्वेश्चन है सेकंड, और एक ये क्वेश्चन है थर्ड, जिसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। क्योंकि जब तक खुद से सवालों को सॉल्व नहीं करोगे, उनके साथ जंग नहीं करोगे, उनके साथ स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक सीखने को नहीं मिलेगा। मैं कितने भी पीवाईक्यू सेशन में करा दूं, आपको देखने से सब सवाल इजी लगेंगे कि सर सब सवाल इजी है, इसमें क्या ही करना था। बेटा जब खुद करने बैठते हैं तब पता लगता है कि क्या करना था, है ना। ईमानदारी से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो। बोर्ड से याद आया, आप में से कुछ बच्चे 12वीं क्लास के भी होंगे, इस साल उनको बोर्ड का पेपर भी देना है, और सीबीएसई बोर्ड के अगर आप एक बच्चे हैं तो उनमें तो एमसीक्यूज आते ही हैं, तो हैबिट तो बनानी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है जी, चलिए। वैसे मेरा मन तो था कि इस टॉपिक को भी आज ही करा दूं, पर ठीक है, मैं आपकी भावनाएं भी समझता हूं, इसलिए इसको अपन सेकंड एपिसोड में कवर करेंगे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इसके पहले ये करा दो, तो आप सजेशन जो भी दोगे उस पर अपन काम कर लेंगे। ठीक है, सवाल तो देखो मैं इसके भी लाया था, पर ठीक है, इसको अपन अगली क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी जो आज का जितना भी अपन ने पढ़ा, उसकी तमाम पीपीटी जो पीडीएफ फॉर्मेट में, ये मेरा व्हाट्सएप का चैनल है ऑफिशियल, जिस पर अपन जो भी डाउट आपके हो आप वो भी पूछ सकते हो। पर अपन कोशिश करेंगे कि आज की पूरी क्लास के जो भी डाउट आपके बच गए उनको नीचे कमेंट में बताना, सवाल का आंसर जो भी है उसको भी बताना, और नेक्स्ट कौन सा एपिसोड लेकर आए, कौन से सब टॉपिक की बात करें उसको भी बताना। और एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज ये भी है कि आपको इस चैनल पर ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक के लेक्चर भी मिलेंगे। जी हाँ, कौन कराएगा, आपके सामने बैठा है मास्टर, है ना। थोड़े से इनऑर्गेनिक की चर्चा भी करेंगे। सर आपको इनऑर्गेनिक, अरे बेटा ऑर्गेनिक से ज्यादा समझ में आएगा इनऑर्गेनिक, टेंशन का है, तो सबकी चर्चा करेंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, जो भी आपका डाउट हो, आज की पीडीएफ हो, वो आपको सब यहां मिलेगी। ज्वाइन कैसे करना है, तो या तो आप अपने मोबाइल से क्यूआर को स्कैन कर लो, आप तो जेनजी हो, जेनजी भी नहीं हो तुम, जेन अल्फा हो अब तो, है ना। तो स्कैन कर लेना, या नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा लिंक, आप उसको क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। लगभग 1 घंटे 15 मिनट के आसपास का सेशन रहा। ठीक है, आज श्री गणेश किया अपन ने एनटीए रिवाइंड सीरीज का। आपके जो भी सजेशंस हो वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड एपिसोड किस टॉपिक पर आए वो भी बता सकते हैं, और क्या क्या आपको चाहिए वो भी बता सकते हैं। और इस सेशन को प्यार दीजिएगा, आई होप मैं ऐसा मान के ही हर लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी बच्चे खेला ओपी कर रहे हैं शेयर करिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी कंटेंट के लिए। जल्दी मिलेंगे, जल्दी इस चैनल पर मैथ्स और फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी आएगा, बट थोड़ा सा ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर मैथ्स और फिजिक्स की बारी आएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल,
खेला ओपी करते रहिएगा। चलिए बाय।